नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अहम प्रोग्राम है और बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है। बड़ा गौर से मेरी बात सुनिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर या HBO को जो एक इंटरव्यू दिया, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, वो सुन चुके हैं, जहां उन्होंने अमेरिका को बेसिस देने के हवाले से कहा एब्सोल्युटली नॉट। उस इंटरव्यू का बहुत चर्चा हो चुका है। लेकिन आज अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी गाड़ी खुद चलाकर रेडी वालों को और ठेले वालों को मिलने के लिए भी गए। जब इस चीज़ को आप देखते हैं, इस चीज़ के साथ कि जो बजट प्रेजेंट किया वज़ीर आज़म की हुकूमत ने, वो पाकिस्तान की तारीख का गालिबन सबसे बड़ा अवामी बजट है, जिसमें 2 खरब रुपया पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा गया और उस पर और भी बहुत से ऐसे मैयर किए गए जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसे जब अपोजिशन देखती है तो अपोजिशन को ये क्लियरली नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पॉपुलस मोड में है और एक इलेक्शन के मोड में ये वज़ीर आज़म चला गया। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही ऑपोजिशन मोड में नहीं है। जब आप मौलाना फजल रहमान के जलसों का स्केड्यूल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी चाह रहे हैं कि एक मेल्ट डाउन सिस्टम का हो जाए। तो दोनों ही तरफ में ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन 2023 से पहले हो जाए, और लग यही रहा है कि ये इलेक्शन गालिबन 2022 में हो जाए। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इस इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, और नेशनल असेंबली से 72 रिकमेंडेशन का एक बिल जो है वो पास हुआ है, जो अब सेनेट के सामने है। ये वो बिल है जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज करके इसमें से 45 रिकमेंडेशंस को रद्द कर दिया है, सिर्फ 27 रिकमेंडेशंस को सपोर्ट किया। और उसके बाद अपोजिशन के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो इस हवाले से होनी चाहिए। ये और बात है कि हुकूमत तो चंद हफ्ते या महीने पहले ये कह चुकी है कि उसे शक है, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे शक है, यानी ठीक ठाक किस्म का झगड़ा है। मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टुकड़ा सुनाता हूं जब शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा। अगर किसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफ़ा दें और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। यानी सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना ऑपोजिशन समझती है एक तरह से। अब वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शहबाज शरीफ खत लिख के कह रहे हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, और जितने हुकूमत मुखालिफ अखबारात और मीडिया के ज़राए हैं वो सब इस चीज़ में शामिल हो गए हैं कि ये हुकूमत का जो इलेक्शन रिफॉर्म बिल है ये गलत है। अब हुकूमत ये इलेक्शन रिफॉर्म कैसे कर सकती है ऑपोजिशन की रजामंदी और कंसेंसस के बगैर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हुकूमत के की मिनिस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको ऑपोजिशन की कोऑपरेशन और ताउन मिले। जरा सुने कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसा अहम मामला है उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे, बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। और वो क्यों तय करना चाहते हैं? क्योंकि लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं है। वो कंट्रोल नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ये एक्सरसाइज करती हैं, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। ये तो थे फवाद चौधरी साहब, लेकिन शेख रशीद साहब जिन्होंने कभी धीमे ज़ुबान में धीमे लहजे में बात की ही नहीं, वो भी अपोजिशन का ताउन मांग रहे हैं। ज़रा सुने क्या कहते हैं। पॉलिटिकली पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि हमें तलखियों को ख़त्म करना है। तलखियों को ख़त्म इसलिए भी करना है जनाब स्पीकर, चौथा साल शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद। उस साल में अगर हम तलखियाँ शुरू ना कर सके, कितना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे तो वो बाइडन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा, रशिया वाला हाल हो जाएगा, डोनाल्ड रॉबर्ट वाला हाल हो जाएगा। सुकून नहीं आ सकेगा। सारी पार्टियों को मिल बैठकर इस चौथे साल में इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत करनी चाहिए, और जो मुल्क के हालात मुल्क की सरहदों पे जन्म पा रहे हैं उस पर भी सारी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए।
नाज़रीन, बुनियादी सवाल ये है कि इलेक्शन की इस्लाहात जो हैं या उसका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ये इतना बड़ा इशू इस स्टेज पे क्यों बन गया। यहाँ से मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म के इशू के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। दूसरी तरफ मुझे राना तनवीर हुसैन साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं PMLN के नेशनल असम्बली में, और जो अकाउंट और इलेक्शन असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन है, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से इलेक्शन के एक्सपर्ट जो हैं सरवर बारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी मिनिस्ट्री का बराह रास्त ताल्लुक है इस पूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो इनिशिएटिव है। क्या वजह है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आपके लिए इतने अहम है, और कैसे करेंगे आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर ऑपोजिशन आपके साथ नहीं होगी? उनका तो मूड बिल्कुल नहीं है आपके साथ आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे लिए अहम इसलिए हैं कि हमने इलेक्शन के दौरान रिगिंग की वजह से बड़ा हमने सफ़र किया है। किसी भी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रगल नहीं की इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करने के लिए। हमारे अपोजिशन के इन जमातों ने और इन रहनुमाओं ने नारे तो बहुत लगाए, लेकिन अमली इक़दाम इन्होंने नहीं किए, ना इन्होंने कुछ सीरियसली अपने केसेस परसू किए। केसेस वैसे इनके ट्राइब्यूनल्स में थे भी बड़े कम। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जिस तरह हम लेके जाते थे ये नहीं गए। फिर हम वो जमात हैं जिसने 126 दिन इस पे धरना किया और इतनी एक तवील जदोजहद की, और 2013 में भी हमने जो है वो सफ़र किया, और 2018 ये तो बड़ी बात हो गई ना कि हमारी बहुत लेकिन इस वक्त ये इतने नहीं, ऐसा क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर आप इलेक्शन नहीं करना चाहते? वो जवाब दें कि क्या वजह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर नहीं इलेक्शन करवाना चाहते आप? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था, और जनाब वज़ीर आज़म साहब की ये उनके दिल के बड़े करीब है ये चीज़ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरीके से शामिल किया जाए, उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए। अगर वो पाकिस्तान को चलाने में स्टेक होल्डर हैं, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बढ़ाने में स्टेक होल्डर हैं, अगर वो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान की मुल्क की मईशत बहुत हद तक का उसका दारोमदार है, तो फिर हम उनको स्टेक होल्डर पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में क्यों ना बनाएं। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करना या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट्स देना, ये खान साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया और उसकी बाकायदा एक कमेटी बनाई सीनियर मिनिस्टर्स की, जिसमें शिबली फराज साहब हैं, इसमें अमीनुल हक साहब IT का जो जिनके पास मिनिस्ट्री है, चार्ज इसका जो है डॉक्टर अपना उसमें EVMs का डॉक्टर बाबर अवान साहब को उसमें उन्होंने शामिल किया, 3-4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को उसमें शामिल किया, सदर ममलिकत साहब भी इसको देखते हैं इन चीज़ों को। तो EVMs अगर आते हैं, जो कि दुनिया में कोई नोवेल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से मुल्कों में है भी, अगर वो फुल प्रूफ तरीके से आता है और उससे इलेक्टोरल प्रोसेस में शफाफियत आती है, तो इसमें क्या मजाक है। हाँ, अगर इसमें अपोजिशन के कुछ एतराज़ात हैं तो उसके लिए क्या मजाक है? हर वक्त अपोजिशन का हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये था कि उसमें जायजा लिया जाएगा, और सेनेट में इस वक्त ये मौजूद है, उस पर जो इनके एतराज़ात हैं उस पर बातचीत हो सकती है। तो इस माहौल में फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात करना अजीब सा लगता है कि अभी आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि हुकूमत एक कमेटी बनाएगी, स्पीकर साहब बनाएंगे, हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की, वो उसको देखेगी और उसका जायजा लेगी, जहाँ पे कोई सुकम होगा उसको दूर किया जाएगा। और राणा साहब, ठीक, राणा साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुद्दतें गुजर गई आपकी पार्लियामेंट के अंदर, आप PMLN के सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं। क्या वजह है कि पार्लियामेंट को छोड़ के आप लोग ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, जबकि हुकूमत को पहले ही इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपने जाके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अलायंस कर लिया। डॉक्टर साहब, मैं जिस तरह आपने कहा अली मोहम्मद खान साहब को कि बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, आप ये शुरू कर देते हैं, ए से और जी तक शुरू कर देते हैं, एक गर्दान है जो ये करते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। धरना और जो भी चीज़ें हैं, या धांधली ज़्यादा था 2013 का इलेक्शन या 18 का क्या था, लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसी की जाएँ जिससे शफाफियत, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और बगैर किसी धांधली के इतराज़ के कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, तो वो इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है
वो तभी आएगी जब एक साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान को मिल जाएगा। वरना इसी तरह और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिले और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो फिर आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मैं उसी पे आने लगा हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं अब उस पर आता हूँ कि हमने 2000 पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में थोड़ी सी चेंजेस की उसमें, फिर हमने भी चेंजेस की 2013 से 2018 तक हमने भी कोई रिफॉर्म्स की और सब पार्टीज़ को वोट किया। इनके बंदे अलवी साहब जो प्रेसिडेंट साहब हैं या शफकत महमूद या सारे इनके सीनियर लोग उसमें मीटिंग में थे जो उस वक्त असम्बली में थे, और उन्होंने उसको जिसको यस जिस किया अमेंडमेंट को, वो अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट की गई। अब और महसूस की गई शिद्दत से अगर कोई ऐसी बात है तो उसको बैठ के हम उनसे हमारे साथ बात करते हैं। हमारे पास भी अमेंडमेंट्स हैं, हमने भी उस पर बड़ा वर्क किया हुआ है। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बैठ के एक पूरा कम्प्रीहेंसिव किस्म का जायज़ा लिया है और 2018 की इलेक्शन की रोशनी में जायज़ा लिया है और उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की हैं जो वाकई जो 2018 का इलेक्शन था जिस तरह हुआ है वो बड़ी डिटेल है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। डिलिमिटेशन से जब शुरू की है तो उसमें हमने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की हुई है। लेकिन मुझे बताएं कि अगर इनकी नीयत ये है, दिल के करीब है, इनके हर चीज़ दिल के बड़ी करीब है खान साहब के, उनका मंशूर है कि करप्शन ख़त्म करनी है, उनका मंशूर है कि मैंने IMF से पैसा नहीं लेना, उनका मंशूर है कि मैंने इंसाफ सस्ता देना है, वो सब चीज़ें इनके दिल के बड़े करीब हैं और आज से कहाँ खड़े हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ हमारे लिए दिलो जान से अजीज़ हैं, उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हमने दी, ये भी दें, उनके लिए एम्बेसीज को एक्टिव करें। ये लंबी कहानी आ जाएगी कि ओवरसीज़ को किस तरह उनको कैटर किया जा सकता उनके इशूज़ को। लेकिन मुझे ये बताएं, ये आर्गूमेंट फुल प्रूफ अगर कोई रास्ता निकलता है जैसे धांधली ना हो, क्योंकि ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड डॉक्टर साहब, और ये वहाँ पे एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 10-10, 20-20 कैंडिडेट भी होते हैं और एक 2-2, 3-3 भी होते हैं। ये प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं है। हर हल्के में किस तरह वोट डालेंगे, एक लेट से एक कोई सिटी है तो वहाँ में एक चला जाता है और वहाँ कोई रह रहे हैं 4 किसी हल्के के, 4 किसी को कराची। लेकिन मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी चले एक एक करके करते हैं इसके ऊपर बात। आपको ये शक है ओवरसीज डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए कि आप इलेक्शन कमीशन को क्यों फरीक बना रहे हैं इसमें? इलेक्शन कमीशन को क्यों फरीक बना रहे हैं? पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करते जो भी करना है? इलेक्शन कमीशन को क्यों फरीक बना रहे हैं? मैं उस पे आता हूँ, मेरी बात एक सुन ले, बड़ी अहम करने लगा हूँ। एक वो ये बात है कि ये कहना उनकी तौहीन है कि वो पैसे भेजते हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान की मईशत तो IMF चला रहा है, उसको भी आप स्टेक होल्डर है, उसको भी बीच में डाल दें, वर्ल्ड बैंक को भी डाल दें। ये कहना ये कितना मुज़ाहिका खेज बात है कि वो पैसे भेजते हैं। वो है ना स्टेक होल्डर। जी मैं तो हैरान हूँ। अच्छा। लेकिन जो आपने कहा कि क्यों इलेक्शन कमीशन को आप पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन डॉक्टर साहब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसने ही इलेक्शन कराने हैं। अब मैंने शफकत महमूद साहब की बात सुनी तो मैं तो हैरान रह गया कि जी इलेक्शन कमीशन को रिजाइन कर देना चाहिए, उसको जब क्या यार आप गवर्नमेंट के जरिए इलेक्शन कराना चाहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए कि इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बैठ के इलेक्शन, क्या बात कर रहे हैं? ये पढ़ी लिखी बात नहीं, जाहिलाना बात है। अच्छा जरा ठीक है, जरा ब्रेक से पहले सरवर बारी साहब को लाने दीजिए, मेरे साथ रहे ब्रेक से पहले। सरवर बारी साहब, इलेक्शन कमीशन एक अनइलेक्टेड इदारा है, इलेक्शन कमीशन को इस तरह से खुल के आना चाहिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया और सारे अखबारात को प्रेस रिलीज इशू कर दी, ये किस तरह से होगा? एक तो मेरा ये ख्याल है, मैंने जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हैं और अखबारात में जो कवरेज है उसको भी देखा है। बहुत सारे अखबारात ने उसको ज़रा स्पिन किया है। अच्छा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत दबे लफ्ज़ों में कही हैं, लेकिन उन्होंने कोई आउटराइटली वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जो अखबारात में नज़र आती है। मसलन ये उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर रिपोर्ट, उन्होंने कोई ऑर्डर रिपोर्ट तैयार की थी के मुताबिक आई वोटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ खामियों की निशानदेही की गई है जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब उसको इस तरह पेश किया गया है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट किया है, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने 2010 में सितंबर में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लॉन्च की थी और उसमें कोई 11 रिकमेंडेशंस हैं और 11 रिकमेंडेशंस ये कहती हैं हुकूमत को
और पार्लियामेंट से डिमांड करती हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करें और पायलट करें, और पायलट करने के बाद उसके जो नताइज निकल के आए वो हुकूमत को रिपोर्ट दी जाए उसकी, और फिर हुकूमत जो है वो जाके वो कौमी असम्बली में और सेनेट में पेश करें। इसी तरह अगर आप देखें जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसकी 103 शिक जो है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि इलेक्शन कमीशन पायलट करे ईवीएम को, और वही जो उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है तकरीबन वही वर्डिंग इलेक्शंस एक्ट 2017 में 103 में लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रेक लूं मैं। लेकिन अभी तक कोई पायलट नहीं किया गया प्रॉपर्ली, ना ही कोई रिपोर्ट जनरेट की और ना ही वो इस ईवीएम को इस्तेमाल किया किसी ज़मीनी इंतखाबात में। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इस दिलचस्प टॉपिक पे बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पब्लिक को बड़ा शिकायत है कि सियासतदानों से पूछें कुछ तो जवाब वो कुछ और देते हैं। सवाल आपसे बड़ा सादा है। आपने सुना राना तनवीर हुसैन साहब को, आप कुछ भी कहें वो ये समझते हैं कि आप लोग इस पूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म में दर हकीकत कोई रेगिंग का माहौल या समय पैदा कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 45 आपकी जो तजावीज़ हैं 72 में से उनको रद्द कर दिया। कम से कम अखबारात से यही पता चल रहा है। तो क्या करेंगे आप? कैसे इनको साथ लिए बगैर, ट्रस्ट के बगैर, PMLN PPP के कैसे करेंगे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म? देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि कोई एक गैर ज़रूरी बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मुझे तो ऐसे लगता है उसकी दो रीज़न्स हैं। देखें, पहली बात यह है कि जो भी कोई तजावीज़ हैं अपोजिशन की, तो अब बिल सेनेट में है, वहाँ की कायमा कमेटी में अपनी तजावीज़ ही दे सकते हैं। दूसरा, स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक कमेटी बनानी है जिसमें राना साहब भी होंगे और सीनियर पॉलिटिशियन इनकी जमातों के और भी होंगे अपोजिशन के। मैं भी बैसित पार्लिमानी उमूर हूँ, हमारे और सीनियर उसमें होंगे, और उसमें उनके साथ एग्रीमेंट ये है कि हम वो सारे लॉज वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ आपको कोई कानूनी सुकम नज़र आता है आप उसको बताएं, उसका जायज़ा लिया जाएगा। ये बाकायदा एग्रीमेंट इनके साथ हो चुका है और वो स्पीकर साहब ने पढ़ा, जिसको एक्सेप्ट किया गया अपोजिशन की तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब वो कमेटी के सिलसिले में आज भी मैंने स्पीकर साहब से बात की है, वो उसको बना देंगे। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, उसका हुकूमती वक्त के साथ कोई मामला, कोई टसल कुछ नहीं है। जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं, जो सेनेट में चली गई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी है। जो राय देने में वो आज़ाद हैं, क्योंकि उन्होंने आइन के मुताबिक इलेक्शन को कराना है और हम भी आइन के मुताबिक ही कराएंगे। और अभी ये सेनेट से पास होगा और उसके बाद जब ये लॉ बनेगा तो उसके बाद ही इस पर अमल होगा। फ़िलहाल EVM के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए उनको लीगल कवर चाहिए था, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया ताकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान EVM पे काम करे तो उनको लीगल कवर हासिल हो। तो जब अपोजिशन के साथ हमने इस पे बातचीत करनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इसमें इशू नहीं है। जो आपने अभी इंटरव्यू भी दिखाया है मोहतरम शफकत महमूद साहब का, वो मेरे ख्याल में कुछ 2-2.5 इशू नहीं है। आपने मार्च में मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कोई छोटे मोटे मिनिस्टर ने भी नहीं किया, आपके सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मुस्ताफी हो जाना चाहिए, हमें इन पर एतमाद नहीं है, ये अपना काम ठीक नहीं कर रहे, नाकाम हो चुके हैं। आप कह रहे हैं हमारा कोई मामला ही नहीं उनके साथ। मैंने खुद से थोड़ा वो दिया इंटरव्यू, प्रेस रिलीज का। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अगर मेरी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है तो मेरे ख्याल में ये वो 2-2.5 महीने पुराना अप्रैल वाला इंटरव्यू था शफकत साहब का। मौजूदा तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपनी ऑब्जर्वेशन उस पर दी हैं, नहीं तो ऑब्जर्वेशंस को जो है हुकूमत देखेगी, और वो खत्म हो चुकी है बात पाकिस्तान में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। अब आपकी इलेक्शन कमीशन से दोस्ती हो गई है, वो बात खत्म हो गई है। देखें, दोस्ती दुश्मनी, अब आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद हो गया। मैं आपको अर्ज करूं पीरजादा साहब, सर मैं अर्ज करूं आपको, अगर आपकी इजाज़त हो, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लें। दोस्ती का ताल्लुक नहीं है, दोस्ती नहीं होती, ना दुश्मनी होती है। एक आईनी इदारा है, उसने अपने आईनी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए, अपनी 4 कॉर्नर्स के अंदर आइन के रहते हुए उन्होंने अपनी राय देनी है, और हुकूमत ने आइन के मुताबिक जो है अपना किरदार अदा करना है। और जब ऑलरेडी लेजिस्लेशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जा चुकी है, वहाँ कायमा कमेटी में इस पर अपोजिशन तरमीम देने में आज़ाद है, डिबेट वहाँ होनी है।
बजट का सेशन हो जाए, उसके बाद वहाँ डिबेट स्टार्ट हो जानी है और इस दौरान स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी कमेटी भी बना देंगे। तो मुझे इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ नज़र आती है? हाँ, ये है कि राय आती है, हमारी तरफ से भी राय आई है, अपोजिशन की तरफ से भी आई है, सिर्फ एक नुक्ते पे हम एक ऑपोजिशन को भी कंट्रोवर्सी आ जाती है। राणा साहब में समझ नहीं आ रही हाँ कि एक नुक्ता है कि अपोजिशन जब इस पे कमेटी में भी काम करेगी और कायमा कमेटी में सेनेट के भी काम करेगी, तो फिर एपीसी बुलाने की मुझे नहीं समझ आती कि क्यों एपीसी पार्लियामेंट से बाहर एपीसी क्यों बात करना चाहते हैं। राणा साहब, ये मैंने सवाल पहले भी आपसे पूछा था, तरमीम भी पार्लियामेंट आपने बड़ी महारत से इसको डॉज कर दिया। राणा साहब, इससे डॉज ना करें, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर आप पार्लियामेंट सब करती हैं पार्टीज, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप सारी लड़ाई कर रहे? आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत लिखकर इसमें एक पार्टी क्यों बना दिया? डॉक्टर साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने दोबारा ये सवाल रिपीट किया, लेकिन मैं उस वक्त भी जवाब देना चाहता था। आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी है जो अली मोहम्मद खान साहब को चीज़ें पॉइंट उठाते हैं। वो मेरा वो इस तरह चली जाए तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। सर, पहले इस सवाल का तो जवाब दे देना। सर, अली मोहम्मद खान साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आप एपीसी में क्यों जा रहे हैं जब पार्लियामेंट आपके पास है? उसकी बात सुन लें। एक तो मैंने उसको ही थोड़ा सा जवाब दिया था, शायद मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर सका कि पार्टी नहीं हुआ, हमने उसको बनाया। उसकी ये ड्यूटी है कि इलेक्शन कमीशन को जो अमेंडमेंट्स चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद अदारा है और वो एक फेयर और फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में मुनक़द कराएंगे और उसके लिए जो भी सपोर्ट उनको चाहिए, हर अदारा जो दूसरा है स्टेट का, वो उनको सपोर्ट देगा, वो असिस्ट करेगा और सपोर्ट देगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब उन्होंने, अगर वो ये भी है कि अगर वो उनको कोई डिफ़िकल्टी है किसी जगह पे एग्जीक्यूट करने में अपने लॉज या कोई ऐसा इलेक्शन कराने में, तो वो खुद भी अपने रूल्स रेगुलेशन को अमेंडमेंट्स ला सकता है। तो वो सबसे बड़ा जिम्मेदार और स्टेक होल्डर एक इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए उनको कहा गया कि जब पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जिस तरह इन्होंने बुलडोज किया है, ये अली मोहम्मद खान साहब शरीफ आदमी है, वो जो बात तो बन नहीं रही, सेनेट में चला गया है वो बिल। जिस तरह इन्होंने वहाँ हेस्टी और इलीगल लेजिस्लेशन कराई है, 21 बिल थे जिसमें एक ये भी शामिल था। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, क्या इलेक्शन कल होने जा रहा था? इलेक्शन तो 23 को है इनके बकौल। तो ये तो उसमें फुली एक डिबेट, नेशनल असम्बली इज़ अ राइट प्लेस, एक फोरम है जो इलेक्शन लड़ते हैं कंस्टिट्यूंसी से लोग, वहाँ पे डिबेट होती और वहाँ पे हमसे सारी अमेंडमेंट जो होती वो इनकॉर्पोरेट करते, जो समझते फिजिबल है और ये इनकी लॉजिक है इनकी बात में। तो हम इसलिए वहाँ पे एपीसी भी हमने इसलिए बुलाई है और हाँ राणा साहब, हाँ जी राणा साहब और पीएमएल ये समझते हैं कि सफिशिएंट डिबेट इसमें नहीं हुई, हुकूमत ने इसको बुलडोज कर दिया है नेशनल असेंबली से और इसी तरह से इसको सेनेट से भी बुलडोज कर दिया, इसीलिए वो ईसीपी के पास चले गए अलायंस खड़ा करने के लिए। क्या नहीं रहे वैसे? नहीं, मेरा ख्याल है अभी सेनेट में बिल जाना है, सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन की और वहाँ पर वो बहस मुबासा वहाँ होना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर बहुत वो हो रही है। देखिए, इस वक्त दुनिया के 115 ममालिक में जो एक्सटर्नल वोटिंग होती है, यानी कि वो ओवरसीज़ जो लोग सिटीजन हैं उनको राइट दिया जा चुका है। 115 ममालिक, 115, जिसमें कोई 28 अफ्रीकन मुल्क है, 16 बरे आज़म अमरीका के मुल्क हैं, 41 यूरोपियन ममालिक हैं और 20 एशियाई ममालिक हैं। इंडोनेशिया सबसे पुराना मुल्क है जिसने 1955 में अपने ओवरसीज़ सिटीजन्स को ये राइट दिया था कि वो बाहर से वोट डाल सकते। अब बाहर से वोट डालने की वजह एक तो जाहिर है पाकिस्तानी बाहर जो रहते हैं उनका दिल पाकिस्तान में होता है। अब दूसरी ये बात है कि ये उनका राइट है कि पाकिस्तान के सिटीज़न होने के नाते किस तरह हम उनको डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं। ये एक इलीगल बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि आपने अपने तकरीबन 90 लाख शहरी जो है जो बाहर हिंदुस्तान में इजाजत नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा जी, कौन कहते नहीं है? 115 ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। राणा साहब क्या वजह है? हाँ। राणा साहब तो क्या इसलिए वजह ये जो है बात ये समझनी जरूरी है कि क्यों
राणा साहब क्यों आपकी पार्टी मुखालफत कर रही है? ये भी सरवर बारी साहब को सुन के मुझे ख्याल है 115 ममालिक ने इजाजत दी, कह रहे 115 ममालिक में इजाजत है हिंदुस्तान के लिए। हमें यकीन करें कोई उस पर इतराज नहीं, लेकिन तरीक़ेकार की बात है। हम कहते हैं कि तरीक़ेकार ऐसा हो जो फूल प्रूफ तरीका हो, जैसे रिगिंग का इत्माल ना रहे। ओवरसीज वोट डालें जो पाकिस्तान नेशनल है, डबल जो जिनके पास ड्यूल है या वो सिटीजन वहां के बन चुके हैं। पीरज़ादा साहब, यहाँ पे लेट मी से समथिंग जी, मुझे राणा साहब ने अच्छा क्विकली इस पर जवाब ले लें। अली मोहम्मद खान साहब उनको रिगिंग का शक है, वो ओवरसीज के खिलाफ नहीं, और रिगिंग का शक है उनको। रिगिंग तो पाकिस्तान में भी हो जाती है, तो वोट का हक तो नहीं खत्म कर सकते। तो देखें अब पीरज़ादा साहब, देखें क्विकली ही होगा। देखें उसूली तौर पे आपको राणा साहब उनकी जमात के सीनियर आदमी हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि उनको उसूली तौर पे इस पर इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ ये रिगिंग कि वहाँ से रिगिंग ना हो। अब ये प्रोसीजरल मैटर हैं जो जब कायमा कमेटियों में हम बैठेंगे उधर, या जब अमेंडमेंट आएगी स्टैंडिंग कमेटी में उधर सेनेट में, तो ऑटोमेटिकली कौमी असम्बली में वापस आ जानी है। वहाँ इस पर डिबेट होगी कि भाई अगर वहाँ उनको जो दिया जाएगा हम उस पर राज़ी हैं। नून लीग जो मेन अपोजिशन है, जो अपोजिशन लीडर उन्हीं का है ना, वो अगर कह रहे हैं कि उसूली तौर पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको खर्चा है कि रोका जाए। अब ये काफी बात है। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ये बताएं। राणा साहब मैं आपके पास ही आता हूँ, ब्रेक से पहले इनको बात खत्म करने दें। अली मोहम्मद खान साहब को ब्रेक के बाद आपसे शुरू करता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब बात मुकम्मल करें, ब्रेक है आगे। मैं करूं। मेरा सिर्फ यही नुक्ता है कि अगर उसूली तौर पे आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग के खिलाफ नहीं है, तो मसला तो फिर प्रोसीजरली रह गया ना, कि इस बात का हमने यकीनी बनाना है कि ना इस मुल्क में धांधली हो और ना मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी वोट करते हैं ना उधर धांधली हो। अब उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, वो ना आपके APC में होगा, ना वो टॉक शोज पे होगा, वो उनका कायमा कमेटी में पार्लिमान के अंदर होगा। और एक और भी चीज़ है, इलेक्शन कमीशन हमारा आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक ताउन का माहौल होता है, और उनको इसका हक़ है इलेक्शन कमीशन को कि वो आईनी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह करें ताकि हुकूमत उसको ठीक कर सके। तो इसको ये कहना कि इलेक्शन कमीशन को साथ में ला लिया है अपोजिशन ने, फलाना हो गया, इलेक्शन कमीशन का वो कोई बच्चे, वो आईनी इदारा है, वो किसी के साथ मिलते नहीं, आईन के मुताबिक चलते हैं भाई। अच्छा, लेकिन टीवी प्रोग्राम में नहीं आता, लेकिन प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राणा साहब से इसका हम जवाब लेते हैं कि प्रोसीजरल मसला है तो फिर उसको क्यों नहीं असेंबली में सेटल करते, APC क्यों बाहर क्यों जाना है, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। थोड़ा सा आपको मैं कनेक्ट करूं कि वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि राणा तनवीर हुसैन साहब जो PMLN के सीनियर लीडर हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, जहांदीदा पार्लियामेंटेरियन हैं, चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हमें ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर एतराज़ नहीं है, हमें रिगिंग का ख़तरा है। उसके जवाब में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब का कहना है कि अगर बात यह है, अगर आप असूली तौर पर उसको मानते हैं तो फिर इसको कायमा कमेटीज़ में, स्टैंडिंग कमेटीज़ में इसको हमें तय करना है, इसको डिबेट करनी है कि प्रोसीजर का मसला है, प्रोसीजर को इम्प्रूव करें ताकि रिगिंग ना पाकिस्तान में हो ना पाकिस्तान से बाहर हो। राणा साहब इस पर क्या जवाब है आपका? ये जो बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। मसला नीयत का है कि क्या ये सही काम करना चाहते हैं या नहीं। ये ओवरसीज़ वाला जो मसला है, वोटिंग का राइट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देने हैं, ये हमने भी प्रपोज़ किया था और हम इस पर बिलीव करते हैं। हमारा बिलीव है ये, और बिलीव करते हैं इस पर कि ये हम देना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको हमारा देख लें उस वक्त। इनकी नीयतों का आपको कैसे पता चल रहा है जी? क्या कहा? इनकी नीयतों के फतूर का आपको कैसे पता चल रहा है? वो इस तरह पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अभी जो असेंबली में इन्होंने किया है, इन्होंने कहा कि हम हर सूरत ये बिल पास करें, और जिस तरह बिल पास कर दिया, फिर सेनेट से भी इनको निकालने की कोशिश की, लेकिन जहाँ आपने किया तो ये हमारे साथ बैठ के जो ये एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट हुआ कि हम एक कमेटी बनाते हैं। ये कॉज ऑफ एक्शन था हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसका था डिप्टी स्पीकर का, वो इन्होंने कहा जी वापस ले लें, रिक्वेस्ट की, तो हमने कहा जी वापस तब लेते हैं जब बिल वापस लाएं। तो उन्होंने कहा ये कमेटी देखेगी टेक्निकली लीगली क्या उसमें कौन से ऑप्शन है, क्योंकि सेनेट में चला गया, वापस किस तरह ला सकते हैं या नहीं ला सकते।
अगले दिन ही बयान दे दिया बाबर मान साहब ने कि किसी सूरत में विड्रॉ नहीं हम करेंगे और बिल पास कराएंगे। ये और रिकॉर्ड बातें हैं, ये सारा ये करते हैं इधर उधर की बातें। मेरी बात सुन लेना पूरी, आप बात तो सुनते नहीं। डॉक्टर साहब मैं जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हमने ये किया था 2017 में, जिस तरह बात अभी कर रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपर्ट हैं कोई। दूसरी बात हमने वोटिंग जो ईवीएम ये बात कर रहे हैं ईवीएम की, ये मशीनें भी हमने पायलट के तौर पे इसको ट्रायल किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट है। ये कौन सी बात करता है कि हमने पायलट के तौर पे ये एक दफ़ा इस्तेमाल किया था अपने टन्योर में, ये मशीनें पूछ लें इलेक्शन कमीशन से। दूसरी बात रही आपने एपीसी की बात की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों एपीसी कर रहे हैं। एपीसी इसलिए कर रहे हैं कि जब वहाँ पे आवाज़ नहीं हम सुनी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के अलावा है वो बैठ के एक प्रपोज करेगी कि कौन से हम इलेक्शन में रिफॉर्म्स के हक में हैं, वो ताकि प्रिसाइजली इनके पास चला जाएगा, इनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी जितनी चाहे इलेक्शन हाउस के अंदर है उसके बाहर है। डॉक्टर साहब ये समझने वाली बात है, इसको समझें। जब तक इलेक्शन लॉज मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिए अली मोहम्मद खान साहब, राणा साहब ने बड़े सवाल रेज किए। ये अमेंडमेंट नहीं ना होगी, राणा साहब आने दीजिए ना, अली मोहम्मद खान साहब, इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, और ना ये इलेक्शन हो सकते हैं। देखें पीरजादा साहब, ये राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि हमारी नीयत में फतूर है, तो नीयत का हाल तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमें एक ख़दशा है। अल्लाह करे हमारा ख़दशा गलत हो, लेकिन ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नहीं चाहती कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट मिले। उसकी रीज़न ये है कि इनको लगता ये है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनका और भी विजन ब्रॉड हो जाता है। कोई अमेरिका है, कि यूके है, कोई और मुल्कों में है, जाके वो देख लेते हैं कि वहाँ इंसानों को कैसे ट्रीट किया जाता है, वहाँ के सियासतदान कितने जवाबदेह हैं, एक एक रुपए का उनसे हिसाब किताब होता है। वो फिर वो सिस्टम पाकिस्तान में चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। इनको लगता ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की गालिब अक्सरियत इमरान खान साहब को पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुग़्ज़ इमरान खान में अपोजिशन जो है वो उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको वोटिंग राइट देने के सही मायनों में हक में नहीं है। अदरवाइज़ तो अगर ये कह रहे हैं कि हमें उसूली तौर पे इख्तलाफ नहीं है, तो फिर आए बैठे बात करते हैं कि उसको कैसे करना है ताकि आपके खदशात दूर हों। कब बात करते हैं अली मोहम्मद, ऐसे ना बात करो, वही स्ट्रेस किए जा रहे हो। नेशनल असेंबली में आपने तो बात करना नहीं दी हमें। नेशनल असेंबली में तो आपको पता है जो हुआ है, अली मोहम्मद खान आप पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। तो सर अब कमेटी में कर लेना सर, कमेटी जो बन रही है उसमें कर लें बात। अभी तो नहीं, तो जब आप दे रहे हैं अभी तो सेनेट में होगा, उधर अमेंडमेंट आएंगी, फिर कौमी असेंबली में आएगा, टाइम तो लगेगा सर। आप उसमें कर लें बात, कमेटी में कर लें, आपने क्यों पार्लिमानी कमेटी में कर लें, स्टैंडिंग कमेटी में बात कर लें। पास होने ये आपके वजीर का, आपके जो बड़ा वजीर है अवान, हाँ, उसका ये बयान है। थर्ड ओपिनियन ले ले इस पे, एक आउटसाइड ओपिनियन ले, सब ऐसा वक्त बड़ा कम है। हाँ, वक्त बड़ा कम है। क्या हल है राणा साहब और अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान? कुछ सुलह होते नजर नहीं आ रही मुझे दोनों पार्टीज के दरमियान। कैसे हम वोट दलाएं और अली मोहम्मद खान को भी पता है कि इन्होंने क्या किया है इन बिलों के साथ। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना अच्छा था कि पाकिस्तान के जो बाहर शहरी रहते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी है, उनका राइट भी है। सबसे बड़ी बात ये है उनका राइट है कि अगर वो पाकिस्तान में के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो भी है, और फिर इसके अलावा ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बीइंग ए सिटीजन दे मस्ट हैव द राइट टू वोट। और जो तनवीर साहब को शक है कि रिगिंग हो जाएगी, नहीं, वो देखिए उसका तो बहुत सारे हल ये निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं या किसी भी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, उन इंतखाबात को सिर्फ इसलिए नहीं बंद किया जा सकता कि रिगिंग का खतरा है। खतरे का हम तरीकाकार निकाल सकते हैं। हम मोटरसाइकिल चलाएं जी, रिगिंग तो रिश्वत की तरह बरहक है। नहीं, देखिए रिगिंग जो है उसको रोकने के बहुत सारे तरीके हमने निकाल लिए हैं। मतलब अभी पाकिस्तान में जो पोलिंग का प्रोसेस है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका है। अच्छा, समझ, जैसे हमने जो इलेक्टोरल रोल है उसके ऊपर तस्वीर है, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक आप कर सकते हैं, आपके फोटोग्राफ मौजूद है, पोलिंग एजेंट के पास जो इंतखाबी फहरिस्त है उस पर आपका नाम है। तो हमने बहुत बेहतर कर लिया है। और पिछले इलेक्शन में भी पोलिंग के दौरान 6 बजे तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई थी।
तो इसलिए अगर वो हम बेहतर कर सकते हैं तो हम ओवरसीज वोटिंग भी बेहतर कर सकते हैं और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वोटिंग मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मेरा ख्याल है कि वो हमारे आइन में लिखा है, हमारे इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, उसकी पायलटिंग शुरू करनी चाहिए इमीडिएटली। उसकी बेस पे जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को बेहतर करके आगे लेके आए। राणा साहब, ये लास्ट वर्ड, खत्म हो गया प्रोग्राम। देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि बिल्कुल ये अब थोड़े से शोर शराबा है इस लॉस पे, तो इन्होंने बात शुरू करी है, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई इलेक्शन मैनिपुलेट करें, मैनेज करें, क्योंकि जो इन्होंने अभी अपनी गवर्नमेंट में ये इतने साफ शफाफ हैं। डस्के वाला इलेक्शन तो धुंध में सारा गायब हो गया था, चीफ सेक्रेटरी नहीं मिलता था, आईजी नहीं उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मुझे बताएं कि इंडिया में तो कैबिनेट बैठी होती है, प्राइम मिनिस्टर भी, इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है, 6-7 दिन तक रिजल्ट नहीं अनाउंस होता। यहाँ इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट देते नहीं है अदारा। असल में मसला यहाँ है कि लास्ट बिल्कुल ठीक है, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ का, PMLN का और फाफन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने सुना। हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट भी मिले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का भी पाकिस्तान में एक उसकी एंट्रेंस हो सके। हल कैसे होगा? प्रोसीजरल मामला हैं, ट्रस्ट की कमी है, एहतमाद की कमी है, हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना कानून बना भी लेंगे तो इलेक्शन जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।